तो दिस इज इशिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट 3 ऑफ यूनिट 3 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पार्ट 3 कवर करवाने वाली हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके वो वीडियोस ज़रूर देखना। वहाँ पर मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैसे पीरियोडिक टेबल बनी, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, है ना, और एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है, तो वो सब चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। एटॉमिक रेडियस, हमारा एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलेगा हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि मैं इस पार्ट में कवर अप करवाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बीएससी केमिस्ट्री हब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ तक समझा चुकी थी कि जो हमारी आयनिक रेडियस होती है या एटॉमिक रेडियस होती है वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? सो व्हेन सम एटम्स एंड आयंस हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम या आयन, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उनको बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब होता है सेम, जैसे आपने पढ़ा होगा आइसोटोप्स, आइसोबार, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसे एटम और ऐसे आयन जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे मैं बोलूँ O2 नेगेटिव, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब माइनस चार्ज का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो +2 करोगे कितना आ गया, 10। ठीक है, F नेगेटिव का मतलब F आता है 9 पे, +1 है, -1 चार्ज है, तो इज इक्वल्स टू आएगा 10। सेम एज इट इज Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव का मतलब है 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो -1 इज इक्वल्स टू 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं हमारे, 10 आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। समझ आया? ठीक है, अब आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी सिंपल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एक एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ही बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेट मी इंसर्ट अ पेज एंड आई विल डिस्क्राइब यू व्हाट इज इट। ठीक है, सो हमें क्या पढ़ना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सोडियम। मैं सोडियम का डायग्राम बना रही हूँ। सोडियम में टोटल कितनी शेल्स होती हैं, 3 शेल होती हैं, 1s2 है ना, फिर उसके बाद 2s2, फिर 2p6 है ना, 2p6, देन उसके बाद आता है 3s2, यानी कि बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3s2 नहीं 3s1। ठीक है, माय मिस्टेक। सो इसमें कितने होंगे, 3s1। अब अगर मैं बोलूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है, क्यों, क्योंकि ये एटम की स्टेबिलिटी को बेकार कर रहा है। क्या बोला, तो ऑक्टेट रूल पूरा होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। अब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, है ना, +7, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, -1 कर दे अपने ऊपर से। सो इसको ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि जब आपको एक एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा रहा होता है अपनी तरफ, सबको अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ना खींचे वो, तो हमें ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी न्यूक्लियस से, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आया? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। फिर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी यूनिट होती है किलोजूल पर मोल। ठीक है, एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हैंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इन्होंने क्या बोला है कि एनर्जी हमेशा हमें देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें हम हीट देते हैं, यानी कि पॉजिटिव, है ना, हीट देंगे तो पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, तो उसमें होती है एनर्जी नेगेटिव। यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, जैसे एक एलिमेंट है X, ठीक है, गैशियस एटम में है, गैशियस में से आप रिमूव करोगे तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, तो ये क्या बन गया, X पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया, X पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आप डिनोट करेंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। लाइक जैसे मैंने आपको Na का एग्जाम्पल दिया, दूसरा मैं देती हूँ आपको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये उसकी फर्स्ट शेल है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1।
अब हमें पता है न्यूक्लियस यहाँ भी फोर्स लगा रहा है और यहाँ भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा साइज कैसा है एटम का, बड़ा है, साइज बड़ा है, और यहाँ पर साइज कैसा है, छोटा है। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस कम फोर्स लगा रहा है। अगर न्यूक्लियस कम फोर्स लगा रहा है तो हम थोड़ी सी एनर्जी देके, आयनाइजेशन एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन बाहर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है, यानी कि साइज कैसा है, कम है ना, साइज कैसा है हमारा, डिक्रीज हो गया है, साइज कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो वही वहाँ पर लिखा है कि साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। अगर आपका साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर दूसरा आता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज, हाइयर द न्यूक्लियर चार्ज हाइयर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। लाइक यहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, न्यूक्लियस खींच रहा है, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस को खींचेगा न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी। समझ आया? फिर थर्ड फैक्टर भी ये रहा, न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि ये लिख रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी होगी, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि अब हमारा ये एक न्यूक्लियस है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन सब में होंगे, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स में होंगे यहाँ पे सब जगह। तो ये क्या करते हैं, इनर शेल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या ये नेगेटिव इसको अंदर आने देगा? नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल होने की वजह से ताकि ये इलेक्ट्रॉन अंदर ना पाए, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शील्ड बना लेगा, एक शील्ड सी बना लेगा, उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और अगर शील्ड बनाएगा तो एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा ये वाला, अगर इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा तो साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पहुंचेगा। लाइक मैं बोलूँ कि अगर आपको कहीं जाना है और आप अपने घर पे रह रहे हो तो आपको सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी, मम्मी की भी, पापा की भी, सबकी परमिशन लेनी होती है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो और आपको कहीं जाना है तो आप किसकी परमिशन लोगे? फ़ोन पे परमिशन ले सकते हो, पिटाई तो नहीं हो सकती आपकी, फ़ोन पे परमिशन लोगे। तो सेम एज इट इज़ वहाँ से जाना आपके लिए आसान था। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर साइज बड़ा होगा तो जाना आसान होगा, तो यानी कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। समझ आया? तो वही यहाँ पर लिखा है कि अगर गुड शील्डिंग इफेक्ट है, अच्छी शील्डिंग है, तो साइज बढ़ेगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। अगर बैड शील्डिंग है, बैड शील्डिंग मतलब पुअर शील्डिंग है, अच्छी शील्डिंग नहीं है, तो साइज कम होगा, और साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। एक मेजर फैक्टर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मेजर फैक्टर क्या है कि अगर आपका फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड का मतलब है, एक और पेज ये रहा, देखो फुल्ली फील्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने आपके लिए बनाई है पी ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो जब पूरी तरीके से फिल्ड होती है इसको बोलते हैं हम फुल्ली फिल्ड। क्या बोलेंगे? फुल्ली फिल्ड। सेम एज इट इज मैं बोलूँ ये पी ऑर्बिटल है और इसमें मैंने आपके इलेक्ट्रॉन फिल करे 1 2 3, अब तीनों में एक है, इसको बोलेंगे हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसमें जैसे 3 ऑर्बिटल है, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन है सर, तो इसको बोलेंगे हम पार्शियल फिल्ड, पार्शियल फील्ड। सेम एज इट इज एस ब्लॉक में होता है, ये हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं तो ये होगा फुल्ली फिल्ड, पूरी तरीके से फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड। लेकिन अगर मैं वहीं एस में एक इलेक्ट्रॉन भर दूं, अब हाफ फिल्ड है, तो ये कैसा होगा हमारा हाफ फिल्ड। सेम एज डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में होता है। लेकिन यहाँ पर मतलब समझो, पार्शियल फील्ड का मतलब होता है कि 1-2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल ना हो। जैसे 1 था, मैंने 2 कर दिए तो अभी भी पार्शियल फील्ड है, 3 कर दिए तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा, 4 कर दिए तो पार्शियल फील्ड है, 5 कर दिए तो पार्शियल फील्ड है, 6 कर दूंगी तो फुली फील्ड है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट पी ब्लॉक की, पी ऑर्बिटल की 6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो उसको बोलेंगे फुली फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब है कि सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन मस्ट है, ठीक है। और पार्शियल फील्ड का मतलब होता है कि वो स्टेबल ना हो। और फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड का मतलब होता है स्टेबिलिटी। ये दोनों कैसे होते हैं? स्टेबल। और अगर कोई भी चीज़ स्टेबल है तो क्या वो अनस्टेबल होना चाहिए? अनस्टेबल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फुल्ली फील्ड की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फील्ड हैं, देखो सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं। अभी क्यों इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है ना, और इलेक्ट्रॉन देके अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो फुल्ली फील्ड की जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। देन फुल्ली फील्ड की होती है, हाफ फील्ड की होती है, फिर पार्शियल फील्ड की होती है। पार्शियल फील्ड में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आसानी से निकाल सकते हो।
ठीक है, अब आते हैं ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द ग्रुप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रुप में कैसे जाते हैं, तो ग्रुप में हम जाते हैं टॉप टू बॉटम। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। अब साइज क्यों बढ़ा, जैसे हम नीचे आ रहे हैं शेल्स बढ़ती हैं, शेल्स मतलब n का वैल्यू बढ़ती है, पहले एक शेल थी फिर 2 शेल होती हैं, एक शेल फिर 2 शेल, तो साइज बढ़ रहा है। और अगर साइज बढ़ता है तो अभी हमने ऊपर देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, ये था हमारा ग्रुप 1, सब सेम ट्रेंड चलेगा। अब एक एक्सेप्शन होता है ग्रुप नंबर 13 में, जो पी ब्लॉक में होता है। पी ब्लॉक में एक्सेप्शन क्या होता है, तो ये एक्सेप्शन होता है पी ब्लॉक में। जब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड लगाओगे तो ये वाला ट्रेंड नहीं लगेगा, आपका एक्सेप्शन होता है। इस तरीके से आप बनाना W, मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ बोरोन, फिर एल्युमिनियम, ठीक है, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड देन फिर थैलियम। तो सबसे ज्यादा बोरोन की, फिर गैलियम, फिर थैलियम, फिर इंडियम और फिर एल्युमिनियम और फिर इंडियम। समझ आया, ये था अलोंग ग्रुप। एक्सेप्शंस याद रखना, एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या डिफरेंस, क्या फर्क पड़ेगा। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियड में जाते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका 3, फिर इसका 4, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसका मतलब प्रोटोन बढ़ रहे हैं, है ना। प्रोटोन बढ़ रहे हैं, प्रोटोन बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटोन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 और प्रोटोन का चार्ज होता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रोटोन बढ़ रही हैं। अगर प्रोटोन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब फोर्स ज्यादा लगेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी उतना साइज कम होगा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी बढ़ेगी तो ऐसे करके ट्रेंड आएगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियोन की। ठीक है, अब जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे नियोन की, तो नियोन जो होता है फुल्ली फिल्ड होएगा आपका, फुल्ली फिल्ड। बेरिलियम फुल्ली फिल्ड होता है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि फुल्ली फिल्ड की जो वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो मैक्सिमम होती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो सबसे ज्यादा नियोन की। ठीक है, यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरीके से होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अब ये बोरोन है और ये बेरिलियम है। बोरोन बाद में आता है बेरिलियम के, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब आप बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, बोरोन और बेरिलियम, एक है बेरिलियम एक है बोरोन। बेरिलियम आता है 4 पे, 1s2 2s2, और जब बोरोन की बात करोगे तो 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पर देखो, ये है फुल्ली फिल्ड और ये है पार्शियल फिल्ड, और हमें पता है फुल्ली फिल्ड जो भी होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो सबसे कम लिथियम, फिर उसके बाद आएगा हमारा बोरोन, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा कार्बन, उसके बाद क्या आता है हमारा नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन कैसा होता है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। ये ट्रेंड आएगा हमारा। ठीक है, ये तरीके का ट्रेंड होगा। ये वाला ट्रेंड आप फॉलो करना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला ट्रेंड नहीं है, ये वाला ट्रेंड सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डिक्रीजिंग में आप लगा लेना। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल या एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा सा मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आ सकता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज acquired by its atom on the basis of electronegativity consideration from other elements in the molecule। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखो यहाँ पर समझो, मैंने बोला H2O, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालोगे आप, तो जब आप ऑक्सीडेशन की इसकी स्टेट निकालोगे तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मानते हैं हम X प्लस। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1। सबको पता है +1 होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आएगा -2, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, कि कितना फॉर्मल चार्ज एक्वायर करता है एटम या मॉलिक्यूल, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी पर। केमिकल रिएक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्टिविटी इज हाई एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट एंड लोएस्ट इन द सेंटर। अब देखो ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर केमिकल रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है और सेंटर पर लोवेस्ट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं वो यहाँ होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं वो यहाँ होते हैं।
है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्कलाई मेटल्स होते हैं या हेलोजन फैमिली होती है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा लेफ्ट और राइट में होती है, लोएस्ट जो होती है वो सेंटर पे होती है, ठीक है। द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट पे होती है। क्यों? एग्जिबिटेड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। और एक्सट्रीम राइट पे अगर हम बात करें तो हेलोजन्स होते हैं और जो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। फिर आता है मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, विच इज हाईएस्ट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब ये मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हम आप सबको पता है कि यहाँ मेटल्स होते हैं, इधर नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इधर नॉन मेटल्स है, इधर मेटल्स हैं, इधर नॉन मेटल्स हैं, जिसकी वजह से जब लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। वही यहाँ पर लिखा है कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, अब ऊपर से नीचे आओगे, ग्रुप में जाओगे, तो वहां पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका घटेगा। ये मैं आपको एक बार ना पूरा टेबल बना के समझा देती हूँ, ओके। लेट मी मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर की आप बात करेंगे। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस मतलब घटेगा। और अगर इधर आप जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। उल्टा होता है, मेटालिक घटेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप बात करते हो किसकी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो जब आप टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज ग्रुप में, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। ये चीज़ आप याद रखना बस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, अपोजिट है। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर घटता है तो नॉन मेटालिक बढ़ेगा, और अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटालिक बढ़ेगा और नॉन मेटालिक घटेगा। समझ आए यहाँ तक क्या होता है? आयनाइजेशन थैलेपी वाला आपका ट्रेंड कंप्लीट हो गया है। अब आपकी बची है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों इंपॉर्टेंट है। वही मैं पार्ट 4 में कवर करवाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ये सब चीज़ें, है ना, क्योंकि ट्रेंड्स भी हैं, है ना, एक्सेप्शंस भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।